हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से। और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का वीक 12 शुरू करेंगे और हम सीखेंगे मॉड्यूल 12.1 जिसमें हम Z ट्रांसफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे हमने पहले कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म सीखा था, फिर उसे हमने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में जनरलाइज किया था जिसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहा था। उसी तरीके से जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसे भी हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में जनरलाइज कर सकते हैं और उसे हम Z ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे मॉड्यूल 12.1 जो है DTFT इन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है x ऑफ n तो उसका DTFT यानी कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये जो ओमेगा है ये ऑल्दो ये फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स यूजुअली हर्ट्ज या पर सेकंड होती है, पर इस फ्रीक्वेंसी की कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मलाइज्ड वेरिएबल है। और जो हमारा डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2 पाई, क्योंकि आप अगर इस ओमेगा में अगर आप 2 पाई जोड़ देंगे तो इस एक्सपोनेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि e पावर माइनस j 2 पाई n हमेशा 1 होता है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में जनरलाइज करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा e पावर j ओमेगा है इसकी जगह पे हम लिख देंगे z विच इज इक्वल टू r टाइम्स e पावर j ओमेगा, यानी कि हमारा DTFT अब बन जाएगा हमारा Z ट्रांसफॉर्म। तो Z ट्रांसफॉर्म का हम अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल X ऑफ Z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू Z पावर माइनस n। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो हमारा e पावर j ओमेगा था उसकी जगह पे हमने z को लिख दिया वेयर z इज r इंटू ई पावर j ओमेगा। और ये जो r है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। सो r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये है हमारा बेसिक डेफिनेशन Z ट्रांसफॉर्म का। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास अगर किसी सिग्नल का अगर DTFT दिया हुआ हो तो उसका आप जो करस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसे भी आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर इनवर्स DTFT। लेकिन जो Z ट्रांसफॉर्म है उसके केस में उस तरीके से इनवर्स निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे अगेन Z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम एक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं, उसी तरीके से Z ट्रांसफॉर्म में भी हम इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं। तो हम इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, वो हम करते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ सम नोन फंक्शन, जिस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते थे। तो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये और क्लियर समझ में आएगा कि ये गिवन फंक्शन का हम Z ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें और वो DTFT से कैसे अलग होता है या हमें वो क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो जो सबसे हमारा बेसिक एग्जांपल जहां से हमने DTFT शुरू किया था, हम उसी एग्जांपल को लेते हैं और देखते हैं कि उसका हम अब Z ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो हम अगर लें x ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर n u ऑफ n, तो इसका जो हमने DTFT निकाला था वो हमारा आया था कैपिटल X ऑफ e पावर j ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई
1 माइनस अल्फा ई पावर माइनस जे ओमेगा। और ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें एक एजम्पशन करना पड़ा था, वो था दैट मॉड ऑफ अल्फा मस्ट बी लेस देन 1। अगर मॉड ऑफ अल्फा अगर 1 या 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो जो हमारा जो समेशन है DTFT के एक्सप्रेशन में वो वर्क नहीं करेगा और हम ये इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि इस सिग्नल का DTFT तभी एग्जिस्ट करेगा जब मॉड ऑफ अल्फा जब 1 से छोटा होगा। और Z ट्रांसफॉर्म इसी लिमिटेशन को ओवरकम करता है, क्योंकि Z ट्रांसफॉर्म में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती कि हमारा मॉड अल्फा 1 से कम या ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कि हम इस सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालेंगे। तो अगेन हम Z ट्रांसफॉर्म का जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसे यूज़ करके हम इस तरीके से लिखेंगे n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अल्फा पावर n u ऑफ n z पावर माइनस n। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा u ऑफ n है वो एक यूनिट स्टेप फंक्शन है और u ऑफ n नेगेटिव n के लिए 0 होता है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए u ऑफ n की वैल्यू होती है 1, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि ये जो समेशन है इसमें हम जो नेगेटिव n के जो टर्म्स हैं उन्हें हम हटा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए u ऑफ n 0 है तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम u ऑफ n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा समेशन बन जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पावर n z पावर माइनस n। और इसको हम फिर वही ज्योमेट्रिक सीरीज के एक्सप्रेशन को यूज करके हम इसे सम कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा z इनवर्स टू द पावर n और ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस अल्फा z इनवर्स, जिसे हम लिख सकते हैं z बाई z माइनस अल्फा। और ये जो समेशन हमने किया इस समेशन को यूज करके हमने जो ये एक्सप्रेशन लिखा तो ये कब वैलिड होगा, ये तब वैलिड होगा जब हमारा मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स z इनवर्स विल बी लेस देन 1, यानी कि हमारा मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ अल्फा। तो अगेन ये जो कंडीशन है अगेन हमारे Z ट्रांसफॉर्म में ये कंडीशन मॉड ऑफ Z पे आती है, ना कि मॉड ऑफ अल्फा पे। DTFT के केस में हमारा कंडीशन मॉड ऑफ अल्फा पे था कि मॉड ऑफ अल्फा हैज टू बी लेस देन 1 फॉर DTFT टू एग्जिस्ट। लेकिन Z ट्रांसफॉर्म में मॉड ऑफ अल्फा पे कोई कंडीशन नहीं है, हमें बस देखना है कि कोई भी गिवन अल्फा अगर हो तो उसके लिए हमें Z की कौन सी वैल्यूज लेनी है। और जिस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस तरह की कंडीशन आई थी जिसे हम ROC कहते थे कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म तब एग्जिस्ट करता है जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है S वो अपने ROC के अंदर हो, उसी तरीके से Z ट्रांसफॉर्म में भी ये जो एक्सप्रेशन है ये तब वैलिड करेगा जब हमारा Z अपने ROC के अंदर होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह यहाँ पे भी ROC का कॉन्सेप्ट आता है और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा ROC है। तो इसे हम अगर Z डोमेन में अगर प्लॉट करना चाहें तो वो कुछ इस तरह का लगेगा। ये है हमारा Z डोमेन, ये है रियल पार्ट ऑफ Z, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो सपोज जो हमारा अल्फा है सपोज वो यहाँ पे कहीं पे है, तो हमारी कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ Z हैज टू बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ अल्फा। अब मॉड ऑफ अल्फा क्या होता है, हम अगर ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो मॉड अल्फा इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड द ओरिजिन। तो ये जो डिस्टेंस है ये मॉड अल्फा है।
अब मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड अल्फा का क्या मतलब है कि हम कोई भी अगर एक दूसरा पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ पे z, तो उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो इस डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ एन एरिया आउटसाइड अ सर्कल, यानी कि ये जो हमारा अल्फा पॉइंट था वही रेडियस मेंटेन करते हुए हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो ROC है वो इस सर्कल के बाहर का पूरा रीजन है, यानी कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा सिस्टम का ROC है विच इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल विथ रेडियस ऑफ मॉड अल्फा। और ये अल्फा हमारा क्या है, अल्फा है हमारा पोल। जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जीरोस एंड पोल्स का कॉन्सेप्ट आता था, उसी तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म के केस में भी जीरोस एंड पोल्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो पॉइंट्स होते हैं जेड डोमेन में जहां पे हमारा जेड ट्रांसफॉर्म जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो कहां पे होगा, जेड इक्वल टू जीरो पे। और पोल्स क्या होते हैं, पोल्स जेड डोमेन के वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ब्लो अप कर जाता है। तो वो कहां पे होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर जब जीरो होगा, यानी कि z इक्वल टू अल्फा पे। इसीलिए जो अल्फा पॉइंट है उसको मैंने इस तरीके से क्रॉस से बनाया है, क्योंकि पोल को हम यूजुअली क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे जीरोस होते हैं उन्हें हम एज अ सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो ओरिजिन है वहां पे हमारा एक जीरो है और अल्फा पे हमारा एक पोल है। तो वंस अगेन जो DTFT होता है वहां पे जो DTFT एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो सिग्नल के पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करता है। लेकिन Z ट्रांसफॉर्म के केस में हमारा Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो Z की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमारा Z अगर ROC के अंदर है तो हमारा Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और अगर हमारा Z अगर ROC के बाहर है तो उस सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ROC और Z ट्रांसफॉर्म के ROC में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ROC होता है वो हमेशा वर्टिकल लाइंस से डिफाइन होता है, पर हमारे Z डोमेन में वो एक सर्कल से डिफाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो Z ट्रांसफॉर्म में जो ROC है वो मॉड ऑफ Z पे डिपेंड करता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो ROC है वो रियल पार्ट ऑफ S यानी कि सिग्मा पे डिपेंड करता है। तो ये है कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लाप्लास ट्रांसफॉर्म और Z ट्रांसफॉर्म के बीच में। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं Z ट्रांसफॉर्म का, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया था x ऑफ n इक्वल टू अल्फा पावर n u ऑफ n, हम इसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इस सिग्नल को बस फ्लिप कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर हम इसका अगर एक नेगेटिव n एक्सिस का एक वर्जन लेते हैं तो वो हमारा इस तरीके से बनेगा, x ऑफ n इक्वल टू माइनस अल्फा पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। अब इसका हम अगर z ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो हम एग्जैक्टली वही प्रोसेस अपना सकते हैं जो हमने अभी अभी यूज किया था। तो अब हम अगर लिखें x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z पावर माइनस n। अब हम पहले की तरह इस एक्सप्रेशन में x ऑफ n की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा माइनस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फा पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 इंटू जेड पावर माइनस n। अब जो u ऑफ माइनस n माइनस 1 है ये माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक यूनिटी है, और माइनस 1 के बाद में यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। यानी कि इस समेशन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1
अल्फा इंटू z इनवर्स पावर n। अब इसका सम निकालने के लिए हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हम n की जगह पे -m ले सकते हैं, यानी कि हम लेंगे n इज इक्वल टू -m। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा माइनस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अल्फा इनवर्स z टू द पावर m। यहाँ पे क्योंकि हमने n की जगह पे -m लिख दिया, तो ये जो माइनस साइन है उसे हम अंदर ले गए और हमारा जो पहले अल्फा टाइम्स z इनवर्स था उसकी जगह पे हमारा अल्फा इनवर्स टाइम्स z हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा इनवर्स z पावर m। तो हमने क्या किया, पहले हमारा जो सम था वो 1 से इन्फिनिटी तक था, उसको हमने 0 से इन्फिनिटी तक ले लिया और जो m इक्वल टू 0 था उसका टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया, जिससे कि ये जो फाइनल समेशन है ये एग्जैक्टली हमारा पिछले टर्म के बराबर ही रहे। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले को यूज करके बड़ी आसानी से सम कर सकते हैं। तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा x ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस अल्फा इनवर्स z विच इज इक्वल टू z बाई z माइनस अल्फा। और यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे कंडीशन आएगी मॉड ऑफ अल्फा इनवर्स z शुड बी लेस देन 1, यानी कि मॉड ऑफ z शुड बी लेस देन मॉड ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया z बाई z माइनस अल्फा, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द एक्सप्रेशन जो हमारा इस दूसरे प्रॉब्लम के लिए आया था, यानी कि DTFT का जो केस होता है उस केस में एक गिवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का यूनिक फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन Z ट्रांसफॉर्म के केस में जो Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है, यानी कि दो अलग अलग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए आपका जो Z ट्रांसफॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम हो सकता है। तो आप उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके ROC को देख के। तो पहले केस में जो हमारा ROC था वो था मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ अल्फा, लेकिन इस दूसरे केस में हमारे पास आया मॉड ऑफ z लेस देन मॉड ऑफ अल्फा। तो ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म और z ट्रांसफॉर्म में एक सिमिलैरिटी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन था वो कई बार अलग अलग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए सेम आता था, लेकिन जो उनके करस्पॉन्डिंग ROCs होते थे उनमें डेफिनेटली डिफरेंस होता था। उसी तरीके से Z ट्रांसफॉर्म के केस में भी दो अलग अलग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए Z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन सेम आ सकता है, लेकिन जो उनके करस्पॉन्डिंग ROCs होंगे उनमें जरूर डिफरेंस होगा। तो इसीलिए जब भी आप इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको Z ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके ROC का इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है, वरना आप सही तरीके से उसका इन्वर्स आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने पिछले केस में ROC को हमने Z प्लेन पे प्लॉट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ROC को Z प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम ये Z डोमेन ले, ये है हमारा रियल पार्ट ऑफ Z और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, दिस इज द Z डोमेन। और सपोज हमारा अल्फा अगेन कुछ यहाँ पे है, तो अगेन ये जो हमारा ROC है दिस इज एसेंशियली इनसाइड ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस मॉड अल्फा, यानी कि जो मॉड अल्फा का जो रेडियस है उसको यूज करके हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा ROC होगा वो होगा इस सर्कल के अंदर में, क्योंकि जो हमारा कोई भी पॉइंट Z हम अगर लें तो उसका मॉड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। So distance from the origin for any point Z should be less than the distance from the point alpha, यानी कि वो इस
सर्कल के अंदर में होगा और उस सर्कल का रेडियस होगा मॉड अल्फा। तो ये था हमारा दो बहुत सिंपल एग्जांपल्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें सिर्फ एक ही टर्म था। बट सपोज हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर दो टर्म्स हों और दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर आरओसी अलग अलग आ रहे हों, तब हम उसका जेड ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखते हैं एक और सिंपल से एग्जांपल में। तो सपोज हम लेते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू 7 इंटू 1/3 टू द पावर n u ऑफ n माइनस 6 इंटू हाफ टू द पावर n u ऑफ n। तो इसका हम अगर z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहें तो अभी अभी जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था अल्फा पावर n u ऑफ n के लिए, हम उसी एक्सप्रेशन को अभी हम यूज कर सकते हैं। तो हम अगर उसे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो ये वाला टर्म है उसका हम अगर z ट्रांसफॉर्म लें तो वो हमारे पास आएगा 7 इंटू जेड बाई z माइनस 1/3 और उसका आरओसी होगा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1/3। और जो ये वाला टर्म है उसका हम अगर z ट्रांसफॉर्म लें तो वो आएगा 6 इंटू जेड बाई z माइनस हाफ और उसका आरओसी होगा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन हाफ। तो जो हमारे जो दो टर्म्स हैं उनका इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म और आरओसी हमें पता है। अब हमें देखना है कि हम अगर दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो उसका कॉम्पोजिट z ट्रांसफॉर्म और आरओसी क्या होता है। नाउ क्योंकि जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो DTFT लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह ही एक लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो उस वजह से अगर हमारा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो अगर दो सिग्नल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उनका जो करस्पॉन्डिंग z ट्रांसफॉर्म होगा वो भी उनके इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। लेकिन जो आरओसी है वहां पे हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉम्पोजिट आरओसी वही होगा जहां पे जो सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो सारे होल्ड करते हैं। यानी कि हमारा जो कॉम्पोजिट आरओसी होगा वो z डोमेन का वो रीजन होगा जहां पे दोनों इंडिविजुअल टर्म्स के आरओसी होल्ड करते हैं। यानी कि हमारा जो कंप्लीट z ट्रांसफॉर्म है वो होगा 7z बाई z माइनस 1/3 माइनस 6z बाई z माइनस हाफ, और जो कॉम्पोजिट आरओसी होगा वो होगा मॉड z ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि जो मॉड z ग्रेटर देन हाफ का जो रीजन है वो वहां पे ये भी वैलिड है, लेकिन जो मॉड z ग्रेटर देन 1/3 है उसका जो रीजन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हाफ जो है वो ओरिजिन से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू द पॉइंट 1/3। तो यहाँ पे हम अगर अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा z इंटू z माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1/3 इंटू z माइनस 1/2। ये समेशन के पूरे स्टेप्स में नहीं कर रहा हूं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका हम अगर अब आरओसी अगर प्लॉट करना चाहें ऑन द z डोमेन तो वो कुछ इस तरह का लगेगा। ये है हमारा रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट और ये है हमारा z डोमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा z ट्रांसफॉर्म है इसमें दो जीरोज हैं और दो पोल्स हैं। तो जीरोज कहाँ पे है, पहला जीरो है z इक्वल टू 0 पे और दूसरा जीरो है z इक्वल टू 3/2 पे। और हमारे पोल्स कहाँ पे हैं, पहला पोल है हमारा 1/3 पे और दूसरा पोल है 1/2 पे। तो पोल को हम एज अ क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा जो आरओसी है वो है मॉड z ग्रेटर देन हाफ। तो हम इस हाफ के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द रेडियस हाफ
और जो हमारा ROC होगा वो इस सर्कल के बाहर होगा। तो अगेन जिस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ROC के अंदर जीरोस हो सकते हैं पर पोल्स नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से Z ट्रांसफॉर्म में भी ROC के अंदर जीरोस हो सकते हैं पर पोल्स नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमने mod z ग्रेटर देन हाफ को चुना, क्योंकि हम अगर mod z ग्रेटर देन 1/3 को अगर चुनते तो उसमें ये हाफ आ जाता, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये था Z ट्रांसफॉर्म का एक बेसिक इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद सम सिंपल एग्जांपल्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे के मॉड्यूल्स में हम Z ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे और उनके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।